अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आप सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आप किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी ऑडियोज़ अपलोड्स पसंद आती हैं तो उसको लाइक किया करें और इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर हो सके तो अपने सर्किल में इसको शेयर करें। ये जो चैनल है ये स्टोरी बेस्ड चैनल है और मैं चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी में, आपके सराउंडेड लोगों में, आपके सर्किल में अगर किसी के साथ भी इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं तो वो शेयर करें। आप अगर अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अच्छा गाइस, आज की जो स्टोरी है ये हमें काशिफ महमूद साहब ने भेजी है। इससे पहले भी ये हमें स्टोरीज भेज चुके हैं और ये जो कहानी है ये इनकी अपनी आप बीती है और इनके अपने साथ पेश आई थी और मैं कोशिश करूँगा इनकी ही ज़बानी आपको बता सकूँ। मेरा नाम काशिफ है और मैं पिछले तकरीबन 38 साल से PCSH सोसाइटी में मुकीम हूँ और बेसिकली जहाँ पे हमारी रिहाइश है या जहाँ पे हमारा बंगला या घर मौजूद है उसको कश्मीर रोड कहा जाता है। जो लोग कराची के रहने वाले हैं वो इस रोड से वाकिफ़ होंगे कि कश्मीर रोड जेल चौरंगी से थोड़ा सा आगे जाके शुरू होता है और ये काफ़ी आगे तक चलता है। यहीं पे ही एक बहुत बड़ा मशहूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है। खैर, ये जो वाक़या है ये 1989 का वाक़या है और एग्जैक्टली मुझे तारीख़ भी याद है कि ये जो वाक़या पेश आया था ये 29 दिसंबर को पेश आया था। 29 दिसंबर 1989 को एक सर्द रात थी और हमारी जो कज़न थी उसकी शादी की तैयारी हो रही थी। अब हमारे जो भी अजीज़ व अक़ारिब हैं वो ज़्यादातर कश्मीर रोड के करीब ही रहा करते हैं, तो जब भी हमारे घर में, हमारी फैमिली में कोई भी इवेंट होता है, कोई भी शादी होती है, कोई भी गम होता है तो हम सारे के सारे लोग एक साथ गैदर हो जाते हैं। तो ऐसा लगने लगता है कि एक रौनक सी है जो मची हुई है। मेरी जो कज़न थी जिसकी शादी थी इसका नाम किरण था। ये शुरू से ही बहुत हसीन थी, बहुत खूबसूरत थी और जो भी इसको एक दफ़ा देखता इसके सहर में मुब्तला हो जाता। और बात सच थी कि मैं भी इसके सहर में मुब्तला था। मैं भी इसको बहुत पसंद किया करता था और मैं भी एक तरफ़ा इससे मोहब्बत किया करता था। लेकिन जाहिर सी बात है, पुराना दौर था, सादा दौर था और हमारे अंदर इतनी हिम्मत मौजूद नहीं थी कि अपनी मोहब्बत का इज़हार अपनी कज़न से कर सकें या उसको बता सकें कि उसको हम किस कदर पसंद करते हैं या उसे कितना प्यार किया करते हैं। बहरहाल ये एक अलग स्टोरी है और मैं स्टोरी की तरफ आता हूँ। तो हमारी इस कज़न की शादी थी और जिससे शादी हो रही थी वो हमारे ख़ानदान का लड़का नहीं था। हाँ, लेकिन उसकी जो रिहाइश थी वो वहीं कश्मीर रोड पे मौजूद थी और तकरीबन 15 से 20 मिनट का पैदल सफ़र करने के बाद उसका घर आया करता था। 29 दिसंबर 1989 को मेरी कज़न की मेहंदी थी और हम सारे के सारे लोग वहाँ पे जमा थे। मेरी इस कज़न ने पीले कलर के कपड़े पहने हुए थे। पीले कलर के कपड़े पहनने के बाद वो और भी हसीन और जमील लग रही थी। उसके साथ साथ उसके जो लंबे बाल थे वो उसके हुस्न में इजाफा कर रहे थे। खैर, जब ये मेहंदी का प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो रात के तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था और हमारी फैमिली में या हमारे ख़ानदान में वैसे ही हुआ करता था जैसे आमतौर पे फैमिलीज़ में हुआ करता है कि जब शादियां चल रही होती हैं तो पूरी पूरी रात जागते हैं। ना सिर्फ जागते हैं बल्कि रातों को घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं और इन्जॉय करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही हम सब कज़न्स जब फ्री हुए तो रात के तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था और हम लोगों ने चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी बाहर की तरफ रुख कर लिया और गलियों से निकलते हुए रोड की तरफ चले गए और हमने यही डिसाइड किया कि एक चक्कर लगा के आते हैं। अगर कोई होटल खुला होगा या पान की दुकान खुली होगी या कोई केबिन खुला होगा तो वहाँ से कुछ खाने पीने को ले लेंगे। अब जो लोग कश्मीर रोड पर रहा करते हैं उनको पता होगा कि अंदरूनी गली उस वक्त कोई दुकान वगैरह मौजूद नहीं हुआ करती थी। अगर आपको कुछ खाना है, पीना है, लेना है तो आपको जेल चौरंगी से आगे निकलना पड़ता था और वहाँ के एरिए में आमतौर पे रात में कुछ न कुछ मिल जाया करता था।
हमारे साथ किरण मौजूद थी। इसके अलावा 3 लड़के थे, 4 ख़वातीन थीं, मेरी खाला थी, मेरी मदर थी, यानी कि तकरीबन 8-10 लोग थे जो सब के सब मौजूद थे। बहरहाल जैसे ही हम जेल चौरंगी के करीब पहुंचने वाले थे, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे पुल नहीं बना था, प्रॉपर एक चौरंगी हुआ करती थी, तो जो सबसे आखिर में गली आती है जो कि सीधे आप पे मौजूद है, वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो हम सबको महसूस होने लगा जैसे कि किसी के रोने की या कराहने की आवाज़ आ रही है। खैर, शुरू में हम लोगों ने नज़रअंदाज किया और हम लोगों ने सोचा हो सकता है कि कोई कुत्ता वगैरह मौजूद हो जो रो रहा हो, या हो सकता है कोई इस तरह का पेट एनिमल हो जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ आ रही है। लेकिन जैसे जैसे हम उस गली के सामने से गुजर रहे थे, वैसे वैसे आवाज़ वाज़े होती चली जा रही थी और अब प्रॉपरली लग रहा था कि जो रो रहा है वो एक औरत है, और ना सिर्फ वो एक औरत है बल्कि बहुत तकलीफ़ में है। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि किसी बड़े गम का शिकार हो चुकी है या किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला है। अब चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी मैं और मेरा कज़न जो थे वो कहने लगे कि यार यहाँ से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, क्या ही बेहतर हो कि हम चल के देख लें। हो सकता है कि यहाँ पे कोई औरत परेशानी के आलम में हो या फिर वो किसी मुसीबत को फेस कर रही हो। ये सोच के जैसे ही हमने उस गली की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किए तो हमने देखा कि एक पुरानी करोला वहाँ पे खड़ी हुई थी, और हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये जो रोने की आवाज़ आ रही है, ये जो औरत है वो इस करोला की बैक साइड पे उस बंगले के सामने मौजूद है। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग मज़ीद आगे बढ़े, और जैसे ही हमने गाड़ी क्रॉस की तो एकदम से हमें वो औरत नज़र आई। वो जो औरत थी उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। उसकी जो शक्ल थी वो नॉर्मल औरतों की तरह थी जैसे कि नॉर्मली हुआ करती हैं, लेकिन मुसलसल उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें रो रो के मुकम्मल तौर पे लाल हो चुकी हैं। खैर, जब मैंने और मेरे कज़न ने उसको इस तरह से देखा तो हम लोगों ने पूछा कि तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ है कि तुम इतनी बुरी तरह रो रही हो और रात के इस पहर में शदीद सर्दी में यहाँ पे बैठी हुई हो। पहले तो उस औरत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और उसने अपना मुंह अपने घुटनों के दरमियान रखा, दोबारा से रोने लगी। लेकिन जब इसी दौरानिये में मेरी खाला, मेरी मदर, बाकी सारे लोग भी उसके सामने आ गए तो बिला आखिर उन लोगों ने भी पूछना शुरू किया, और जैसे ही उन लोगों ने पूछना शुरू किया तो वो जो औरत थी उसने अपना मुंह ऊपर की तरफ किया और वो कहने लगी कि मैं अपने बेटे को तलाश कर रही हूँ, मेरा बेटा गुम हो चुका है और मैं उसी वजह से रो रही हूँ। अब जब हमने उसकी बात सुनी तो हमें केस जेन्युइन लगा, और इसी दौरानिये में मेरी कज़न जिसकी आज मेहंदी थी वो सामने आ गई और उसने भी उस औरत से पूछना शुरू कर दिया कि आखिर तुम्हारा बच्चा कौन था, कैसा लगता था और वो गुम कैसे हो गया है। जैसे ही मेरी इस कज़न ने उस औरत से सवालात किए तो वही औरत जो अभी कुछ देर पहले रो रही थी, कराह रही थी या अपने बच्चे के गुम होने का जिक्र कर रही थी, वो मेरी उस कज़न को देख के मुस्कुराने लगी और अजीब तरीके से देखने लगी। अब जब हम सब ने उसका ये बिहेवियरल चेंज देखा तो हमारे लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं था। हम भी अजीब तज़ब्बुज़ का शिकार थे कि अभी तो कुछ देर पहले ये रो रही थी, अपने बच्चे की दुहाई दे रही थी कि इसका बच्चा गुम हो चुका है, और एकदम से जब उसके सामने हमारी एक कज़न आ चुकी है जिसने येलो कलर के कपड़े पहने हुए, जिसकी आज मेहंदी थी, तो उसको देखने के बाद ये मुस्कुरा क्यों रही है। इसी दौरानिये में मेरी जो खाला थी या जो मेरी मदर थी, उनकी सिक्स सेंस ने काम किया और उन्होंने मेरी इस कज़न को पीछे किया और उसको कहा कि तुम पीछे हटो, हम बात कर रहे हैं। खैर, जब मेरी खाला ने, मेरी मदर ने उस औरत से मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया तो वो कहने लगी, अब से तकरीबन 20 साल पहले मेरा बच्चा गुम हो गया था, मैं उसको तलाश कर रही हूँ और उसकी तलाश में मैं रात को निकला करती हूँ। और जब उसने इस तरह से कहा तो हम सारे के सारे लोग ना सिर्फ खौफ में मुब्तला हो गए बल्कि हम सारे के सारे लोग हैरान भी थे, परेशान भी थे कि किस तरह की औरत है और ये किस तरह की बातें कर रही है। खैर, मेरी मदर और मेरी खाला बहुत दूर अंदेश थे और उनको अंदाज़ा हो चुका था कि ये नॉर्मल मामला नहीं है, लिहाजा वो जल्दी से मुड़े और मेरी कज़न को सबसे आगे किया और हम सबको भी कहने लगे कि यहाँ से वापस चलना शुरू करो। और आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोगों ने वापस रोड की तरफ का रुख किया और आगे बढ़ने लगे। जैसे ही हम इस गली से बाहर निकले और रोड की तरफ बढ़ने लगे तो अब हमें ऐसा लगा कि ज़ोर ज़ोर से कोई हंस रहा है या कह लगा रहा है।
और जब हमने गौर किया तो ये उसी औरत की आवाज़ थी जो अब से कुछ देर पहले रो रही थी, बहुत तकलीफ का शिकार थी और अपने बच्चे के गुम होने का जिक्र कर रही थी। खैर मेरी खाला ने, मेरी मदर ने हम सबको कहा कि जो कुछ तुम्हें आयत वगैरह आती हैं वो सब पढ़ लो और हिसार कर लो। ख़ास तौर पे मेरी जो कज़न थी जिसकी मेहंदी थी, उसके ऊपर मेरी खाला ने, मेरी मदर ने दम दुरूद किया और हम लोग मज़ीद आगे बढ़े बगैर वापस अपने घर की तरफ आ गए। अब जब हम लोग घर की तरफ आए तो सब लोग नॉर्मल थे, लेकिन मेरी वो कज़न जिसकी मेहंदी थी, एकदम से उसको लग रहा था कि उसका जिस्म भारी भारी हो रहा है। एक अजीब सी हैवीनेस थी जो उसके ऊपर तारी हो चुकी थी और वो मुकम्मल तौर पे गुनूदगी का शिकार हो चुकी थी। कुछ देर तक तो वो गुनूदगी में रही, लेकिन उसके बाद उसने वॉमिटिंग करना शुरू कर दी। और जैसे ही उसने वॉमिटिंग करना शुरू की तो जो मेरी खाला थी और जो मेरी मदर थी, उन्होंने फ़ौरन से मेरे ताया को, मेरे फादर को इन्फॉर्म किया कि इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, आप लोग जल्दी से आएँ। मेरे जो ताया थे वो शुरू से ही दम दुरूद किया करते थे, झाड़ फूँक किया करते थे और वो मामला शहनाज भी थे। और इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, इस तरह की जो भी एंटिटीज़ होती थी, वो उनको पहली दफ़ा में ही पहचान लिया करते थे। खैर जैसे ही मेरे ताया हमारी उस कज़न के सामने आए तो उन्होंने हम सब पे गुस्सा करना शुरू कर दिया कि तुम इस बच्ची को आखिर लेके क्यों गए थे। क्योंकि आमतौर पे जिस लड़की की मेहंदी होती है या मायू होती है तो उसको घर से निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती जब तक कि उसका निकाह ना हो जाए या उसकी शादी ना हो जाए। खैर किस्सा मुख्तसर, उन्होंने इस पे दम दुरूद करना शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है कि आधे घंटे के अंदर अंदर मेरी जो कज़न थी वो नॉर्मल हो गई। कुछ देर तक पढ़ने के बाद या मराकबे में रहने के बाद जो मेरे ताया थे, उन्होंने बताया कि जिस औरत से तुम लोग मिल के आ रहे हो या जिसको तुमने रोते हुए देखा था, जो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, बल्कि वो एक चुड़ैल थी जो वहाँ पे घूमती है और अक्सर लोगों को नज़र आती है। वो मुख्तलिफ बहाने करती है, कभी अपने बच्चे के खोने का कहती है, कभी वो बोलती है कि मुझे लिफ्ट दे दें, कभी वो दुल्हन के रूप में नज़र आती है। गर्ज के बहुत सारे लोगों ने उस औरत को वहाँ पे विटनेस किया है। तो इसी तरह का एक और वाक़या था गाइस, जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा था और अनफॉर्चुनेटली मैं उसको शामिल नहीं कर सका था। तो आज की जो दूसरी स्टोरी है वो भी उसी रोड, कश्मीर रोड के मुतालिक है और मैं कोशिश करूँगा कि जिन साहब ने ये स्टोरी भेजी थी उनकी ही ज़बानी आपको बता सकूँ। मेरा नाम अली ख़ान है और मेरे फादर प्रोफेशन के हिसाब से एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि सामान लोड करने के हवाले से उनको मुख्तलिफ़ शहरों में जाना पड़ता है। वो कोशिश करते हैं कि जो भी उनको बुकिंग्स वगैरह मिलें वो विद इन सिटी मिलें ताकि उनको दूसरे शहरों में ना जाना पड़े। खैर ऐसे ही एक रात थी और इनको एक ऑर्डर मिला या एक बुकिंग मिली और वो जो बुकिंग थी उसके मुताबिक इनको डेकोरेशन का सामान था वो दस्तगीर से उठाना था, यानी फेडरल बी एरिया से उठाना था और इसको कश्मीर रोड पे एक बंगला था वहाँ पे पहुँचाना था। अब जब आप कोई बुकिंग लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएंगे और जब तक प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा आप वहाँ पे रुकेंगे और जब वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो ये सारा का सारा सामान वापस आपको वहीं पे पहुँचाना होगा जहाँ से आपने सामान को उठाया था। खैर आमतौर पे जो शादी वगैरह के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें कराची में और 2 या 3 बजना बहुत नॉर्मल सी बात है। तो जब यह प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो रात के तकरीबन 2 सवा 2 बजे का टाइम था और इस सामान को निकालते निकालते इकट्ठा करते करते 3 बज गए। खैर जब मेरे फादर 3 बजे वो सामान लेके उस बंगले से निकले तो उन्होंने यही वाला रास्ता इस्तेमाल किया, यानी कश्मीर रोड से जेल चौरंगी और फिर जेल चौरंगी से सीधा हसन स्क्वायर की तरफ और वहाँ से फिर ये 10 नंबर जाके फेडरल बी एरिया की तरफ चले आते। खैर जैसे ही ये कश्मीर रोड पे पहुँचे और जेल चौरंगी की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे एक बहुत मशहूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है। तो जैसे ही इन्होंने उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को क्रॉस किया तो इन्होंने देखा कि रोड के सामने एक औरत और एक बच्चा आके खड़े हो गए हैं और वो इस तरह से इशारे कर रहे हैं जैसे कि वो इस ट्रक को रोकना चाहते हो या उनको मदद की ज़रूरत हो। बहरहाल जब इन्होंने एक औरत और एक बच्चे को ट्रक के सामने देखा या रोड के सामने खड़े हुए देखा तो इन्होंने चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी ट्रक की स्पीड स्लो की और इन्होंने अपना जो ट्रक था उसको रोक दिया।
जैसे ही इन्होंने ट्रक रोका तो वो जो औरत थी या वो जो बच्चा था वो एकदम से ड्राइविंग सीट जो होती है उस तरफ आए, और उधर आके वो जो औरत थी उसने रोते हुए इनको कहा कि भाई साहब, मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर हो सके तो मेरी मदद करें ताकि मेरे शौहर की जान बच सके। अब इस दौरानिए में जब वो औरत ये सब कुछ बता रही थी तो मेरे फादर ने उस औरत के और उस बच्चे के कपड़ों पे उनके ऊपर गौर करना शुरू किया। और जब मेरे फादर ने गौर किया तो उन्होंने देखा कि ये जो औरत है इसका पूरा का पूरा जिस्म या इसके कपड़े खून में लथपथ हो रहे हैं। इसके साथ साथ वो जो बच्चा खड़ा हुआ है उसके चेहरे पे भी देखने से ऐसा लग रहा है कि ज़ख़म के निशान हैं, और उसके जिस्म पे भी या उसके कपड़ों पे भी जगह जगह खून लगा हुआ है। अब जैसे ही मेरे फादर ने इन दोनों को खून में लथपथ देखा, इनकी हालत देखी, तो वो सोचने लगे कि जिस तरह से इनके कपड़े खून में लथपथ हुए हुए हैं या इनके जिस्म पे जगह जगह ज़ख़म मौजूद हैं, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये भी किसी एक्सीडेंट से निमट के आ रहे हैं या इनका भी सामना किसी एक्सीडेंट से हुआ था। खैर, एकदम से उनके दिमाग ने काम करना शुरू किया और उन्होंने उस औरत से पूछा कि आपके जिस्म पे जो खून लगा हुआ है या आपके कपड़ों पे ये जो खून के निशानात मौजूद हैं, ये किस चीज़ के हैं। तो जो औरत थी जो अभी कुछ देर पहले रो रही थी, जो कि बहुत तकलीफ़ में थी और कुछ देर पहले रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे साथ चलें, मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया है, वो एकदम से चुप हो गई और ऐसा लगने लगा कि उसको कुछ हो गया है। मेरे फादर ने उससे दोबारा पूछा कि मैंने आपसे कुछ पूछा है कि आपके जिस्म पे या आपके कपड़ों पे जो खून लगा हुआ है, ये जो निशानात लगे हुए हैं, ये कैसे हैं। कुछ देर तक चुप रहने के बाद वो जो औरत थी वो एकदम से मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ना सिर्फ मेरे शौहर का एक्सीडेंट हुआ है बल्कि हम दोनों का भी एक्सीडेंट हुआ है और हम लोग बच चुके हैं, जबकि मेरे जो शौहर हैं वो वहाँ पे रोड पे पड़े हुए हैं। अब जैसे ही उस औरत ने इस तरह से कहा तो मेरे जो फादर थे उनको जो भी आयत वगैरह आती थी वो उन्होंने पढ़ना शुरू की और फ़ौरन से अपना ट्रक स्टार्ट किया और जितना तेज़ हो सकता था वहाँ से ट्रक को भगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मेरे फादर ट्रक को तेज़ चला रहे थे वैसे वैसे बाकायदा इनको महसूस हो रहा था कि कोई पीछे भाग रहा है या कोई ट्रक को फॉलो कर रहा है। पहले उस औरत के रोने की या कराने की या तकलीफ़ की आवाज़ आ रही थी, जबकि जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अब लग रहा था कि वो जो औरत है उसने रोने के बजाय हंसना शुरू कर दिया है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही है या इनका मजाक उड़ा रही है। जैसे तैसे करके मेरे फादर जेल चौरंगी से आगे बढ़े और जब वहाँ से आगे बढ़े तो आहिस्ता आहिस्ता करके सिचुएशन नॉर्मल हो गई। जब मेरे फादर सामान को वापस उतारने के लिए फेडरल बी एरिया में पहुँचे तो तब तक मेरे फादर को शदीद बुखार हो चुका था, उनको मुसलसल सर्दी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर कपकपी तारी हो चुकी है। जैसे तैसे गिरते पड़ते इन्होंने सामान उतरवाया। सामान उतारने के बाद ये जैसे तैसे घर आए और जब घर आए तो इनको चेक किया गया तो इनको 104 बुखार मौजूद था। मेरी वालदा ने इनके ऊपर पट्टियाँ रखना शुरू की, इनको दवाई दी और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद मेरे फादर को नींद आ गई। जब वो सुबह उठे और उन्होंने उठने के बाद सारा का सारा किस्सा बताया तो हम लोगों को अंदाज़ा हो गया कि किस मुश्किल से बच के आ रहे हैं। खैर, हम लोगों ने करीबी जो मस्जिद थी वहाँ के इमाम साहब से रब्ता किया, उनको सारा का सारा वाक़या बताया, उनको बताया कि रात में ऐसे ऐसे हुआ था। तो वो जो इमाम साहब थे उन्होंने मेरे फादर पे दम दुरूद किया और उन्होंने अपने इल्म के मुताबिक या अपने हिसाब के मुताबिक बताया कि रात में इनका जिस औरत से या जिस बच्चे से सामना हुआ था वो नॉर्मल औरत नहीं थी, वो यकीनन कोई चुड़ैल थी या कोई भटकती हुई रूह थी। खैर, वो जो इमाम साहब थे उन्होंने कुछ वज़ाइफ वगैरह मेरे वालिद को बताए और उनको कहा कि अब कभी भी रात के 12 बजे के बाद ख़ास तौर पे उस रोड पे यानी कश्मीर रोड पे ना जाना ना वहाँ से गुज़रना। तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते तक मेरे वालिद साहब का इलाज होता रहा और तब जाके उनकी तबीयत बेहतर हुई। तो गाइस, ये जो कश्मीर रोड है इसके बारे में बहुत सारे वाक़यात हैं जो पहले भी मशहूर थे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम कश्मीर रोड के मुतालिक वाक़यात सुन चुके हैं। अगर आप लोगों के पास भी कोई इस तरह का वाक़या मौजूद है जिसका ताल्लुक़ कश्मीर रोड से है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप शेयर करें ताकि मैं अपने चैनल पे, अपने इस प्लेटफॉर्म पे उसको अपलोड कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ जो स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये सारी की सारी स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।